नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो कि सारे चैप्टर से हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा मोशन। यहाँ मोशन चैप्टर के फार्मूला सबसे पहले देखेंगे। उसमें भी सबसे पहला फार्मूला है चाल, यानी कि स्पीड का फार्मूला, जो कि होता है दूरी बटे समय या डिस्टेंस बाय टाइम। और इसको लिखने के लिए हम इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं, S=d/t। अगर इसकी हम यूनिट की बात करें या मात्रक की बात करें तो डिस्टेंस या दूरी का मात्रक होता है मीटर और टाइम का सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट या मात्रक। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगा। ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी में कैसे कैसे चेंज होता है, जहाँ यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक जो वेलोसिटी है वो, और वी फाइनल वेलोसिटी रहेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर गति के समीकरण है, मतलब गति के नियम, जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है। इसमें देखेंगे पहली इक्वेशन है v=u+at। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा इक्वेशन है s=u+at²। थर्ड इक्वेशन है v² = u² + 2s। मतलब आपको यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो और इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम दे रखो तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अगर आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस दे रखी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए इसके अलावा यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज वेलोसिटी या फिर औसत वेलोसिटी, देखिए क्या होगा उसका फॉर्मूला। यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा v एवरेज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, कैसे आएगा। देखिए वो दो प्लेस के बीच में ऐसे इस टाइप से देगा कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी पर जाता है v1 स्पीड से और बी से ए पर वापस आता है v2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड बताइए। और तो इसके लिए क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी या टाइम v एवरेज, ये हो जाएगा 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आता है फोर्स या मोमेंटम, ठीक है, जिसको बल या संवेग के नाम से जाता है, फोर्स एंड मोमेंटम। पहला फॉर्मूला है मोमेंटम का, संवेग का, जो कि होता है P=mv। ये होता है P=mv, जहाँ पर m जो है हमारा मास है और मास की यूनिट होती है kg, और v जो है हमारी वेलोसिटी है, मतलब मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी kg मीटर पर सेकंड। इसके अलावा आप देख सकते हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है m×a, मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन, और इसका यूनिट जो आपका हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला है F×t या चेंज इन मोमेंटम, मतलब फोर्स इंटू टाइम। तो उसका ये यहाँ पर फोर्स इंटू टाइम या चेंज इन मोमेंटम, उसके अकॉर्डिंग इसका मात्रक या यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। इसके बाद आप देखेंगे नया दूसरा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, ये है कार्य और ऊर्जा, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें सबसे पहले कार्य मतलब वर्क का फॉर्मूला गिवन है, जो कि होता है W=Fs फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। F जो है हमारा फोर्स होता है, S डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसकी एक यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर, और उसी को हम लोग जूल्स बोल देते हैं, तो वही ऐसा यूनिट जूल्स हो जाएगी इसकी। एक और फॉर्मूला होता है वर्क का, अगर एंगल के साथ दे रखा हो, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल पर हो, तो W=Fs cos थीटा। ये भी एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, इसकी भी यूनिट सेम रहेगी, जूल्स ही आएगा इसका भी। इसके अलावा आप देखें आगे जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का है। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, और ये होता है 12mv², जहाँ पर m आपका मास है, v वेलोसिटी है, और यहाँ पर इसका यूनिट भी जूल्स होगा, क्योंकि वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट चीज़ें होती है, तो दोनों की यूनिट जूल्स ही रहेगी। इसके बाद गतिज ऊर्जा जैसे है उसी टाइप से स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ m जो है ये मास होता है ऑब्जेक्ट का, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इसकी यूनिट भी जो है वो जूल्स ही रहेगी। यहाँ पर m का मतलब मास और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर आप इसको 10 भी कंसीडर कर सकते हैं।
ये होता है। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे जो फॉर्मूला है हमारा वो है पावर का, यानी कि शक्ति, और पावर होता है वर्क डन बाय टाइम। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क कि कितनी स्पीड से आप काम कर रहे हैं, ये चीज़ आपका पावर कहलाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और इसकी यूनिट जो है वॉट्स में होती है। उसके बाद विद्युत ऊर्जा, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो E इक्वल टू होता है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। पावर में टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कमर्शियल यूनिट निकल आएगी। यहाँ पर पावर आपको किलोवाट में लेना है और टाइम आपको आवर्स में लेना है। कई बार टाइम सेकेंड्स में या मिनट में गिवन होता है, उसको आप आवर्स में, घंटे में, प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे और पावर को किलोवाट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट या 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखेंगे ये 1 किलोवाट आवर जो है ये एक्चुअल में 1 यूनिट होता है, और 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको कितना दे रखा है, 3.6 10⁻⁶ जूल्स। इसकी यूनिट भी जूल्स रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन, जिसे हम बोल सकते हैं। तो सपोज करिए एक दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, और ये इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और ये बीच में r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इनके बीच की दूरी r है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट अपने आप, ये वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, ये दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरफ सेम फोर्स से खींचेंगे। अमाउंट ऑफ फोर्स की वैल्यू होगी कैपिटल G m1 m2 बाय r², मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट से मासेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय r²। तो ये फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। यूनिट की बात करें तो फोर्स है तो न्यूटन ही यूनिट रहेगी। इसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें कि जब एक कोई यहाँ पर अर्थ है, सपोज करिए यहाँ पर अर्थ दे रखा है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर G ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है कैपिटल G कैपिटल M बाय r², जहाँ M जो है अर्थ का मास होता है और ये जो r है ये अर्थ की रेडियस होती है। तो इस हिसाब से आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसके अंदर देखिए यहाँ पर जो कैपिटल G है इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, इसे बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। इसके बाद देखिए इसी चैप्टर में आता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वेट, जो कि होता है W इक्वल टू mg, जहाँ m आपका मास है और g मतलब आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू 9.8 या 10 होती है। इसकी वैल्यू 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके बाद घनत्व की बात करें या डेंसिटी की बात करें, जो कि होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ से आप इसकी यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। आगे देखेंगे लाइट से रिलेटेड फॉर्मूला देखेंगे, लाइट चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहले उसके अंदर दर्पण या मिरर आता है। मिरर में अगर हम देखें तो मिरर फॉर्मूला एक होता है जो कि ये लिखा हुआ है, जिसे हम दर्पण सूत्र बोलते हैं। ये होता है 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय v प्लस 1 बाय u, जहाँ पर v जो है ये आपका प्रतिबिंब की दूरी मतलब इमेज की डिस्टेंस है मिरर से, और जो u है ये वस्तु की दूरी मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, कहाँ से, मिरर से। तो इस टाइप से लेना है। इसके अंदर आपको साइन कन्वेंशन यूज़ करना होता है अगर आपको पास न्यूमेरिकल आता है तो, कि v कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ये निर्भर करता है या डिपेंड करेगा आपका कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर कौन सा मिरर है, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं आवर्धन की, यानी कि मैग्नीफिकेशन की। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है m इक्वल टू HI बाय HO। HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, HO मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये एक और मैग्नीफिकेशन नंबर जो है ये इसके भी इक्वल होता है कि -v/u, और v जो है आपकी प्रतिबिंब की दूरी है मिरर से, और u जो है आपकी वस्तु की दूरी है दर्पण से या मिरर से, और यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आता है। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि ये जो है ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। उसका कारण क्या है, देखिए ये भी एक दूरी है, ये भी एक दूरी है, ये अगर मीटर में, ये भी मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगा, और ये एक नंबर होता है। तो मैग्नीफिकेशन नंबर जो है उसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि नंबर्स की यूनिट नहीं होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर इस साइड बात की गई लेंस सूत्र की। तो लेंस सूत्र में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आता है, कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या बदलेगा। यहाँ पर जो है ये नेगेटिव साइन आएगा, बस इतना बदलता है। आपको ध्यान रखना है मिरर वाले फॉर्मूले में आपको, या दर्पण के फॉर्मूले में यहाँ बीच में पॉजिटिव साइन आता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़ मैग्नीफिकेशन की बात होती है, लेकिन देखिए दर्पण के मैग्नीफिकेशन से लेंस का मैग्नीफिकेशन चेंज हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर नहीं है, तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। बाकी फॉर्मूला एक जैसे है। इसके बाद लेंस की
पावर भी आती है या शक्ति जिसे लेंस का बोलेंगे। इसका फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ मीटर में गिवन है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर 1 लिखना है। अगर फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर्स में दे रखी है तो ऊपर आपको न्यूमरेटर में 100 लिखना है। इस चीज़ का याद रखना है। और ये जो पावर है इसकी यूनिट होती है SI यूनिट डायोप्टर है। इसकी SI यूनिट जो होती है डायोप्टर है, इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा आपका, ये होगा विद्युत। और सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है धारा मतलब करंट का फॉर्मूला आता है, ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब Q मतलब चार्ज है, T मतलब टाइम है, तो Q/T आपका करंट का फॉर्मूला हो जाएगा। और जो ये आपका चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा और इसी को एम्पियर कहा जाता है। इसी को एम्पियर बोलते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्पियर करंट की SI यूनिट है और इसकी एक और यूनिट है कूलम पर सेकेंड। इन दोनों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है विभवांतर या फिर वोल्टेज। ये होता है वर्क डन ऑन अ चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अब इसकी भी यूनिट आप देख सकते हैं क्या होगा। यहाँ पर वर्क है, वर्क की यूनिट जूल होती है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है। तो जूल पर कूलम जो है इसकी यूनिट हो जाएगी और इसी को आप वोल्टेज या वोल्ट्स बोल देंगे, तो ये भी इसका यूनिट रहेगा। उसके बाद आता है ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो ये क्या होता है, V = IR। ठीक है, यहाँ से ये फॉर्मूला आपको मिलता है V = IR। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है I मतलब करंट, R मतलब रजिस्टेंस, और रजिस्टेंस की यूनिट आपका होता है ये ओम के अंदर होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद है प्रतिरोध, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो है ρ/L/A, जहाँ पर रो जो है इसको रो बोलते हैं, ये रजिस्टिविटी कहलाता है। और R जो है ये रेजिस्टेंस कहलाता है। L आपका लेंथ है, L जो है लेंथ है कंडक्टर की, A जो है एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का। ये चीज़ आपकी रजिस्टिविटी कहलाएगी। जो रो है यही आपका रजिस्टिविटी, और R जो है ये रजिस्टेंस है। ध्यान रखना, ये जो रजिस्टेंस है, ये वाली चीज़ जो है आपको, ये जो रजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है आपका इसके ऊपर, लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर। लेकिन रजिस्टिविटी इन दोनों पर डिपेंड नहीं करती है। रजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल पर डिपेंड करती है कि मटेरियल कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा, ना कि लेंथ और एरिया पर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद अगला फॉर्मूला है पावर का, यानी कि शक्ति का। और पावर का फॉर्मूला होता है यहाँ पर VI² तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है जो कि होता है V²/R। तो ये भी एक पावर का फॉर्मूला है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। और इसकी यूनिट जो होती है ये होती है वॉट्स, SI यूनिट वॉट्स होगी। इसके बाद हीट का फॉर्मूला है, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है। ये जूल्स का नियम है या जूल्स लॉ है। वहाँ से फॉर्मूला जो आता है यह है H = I²RT, जहाँ I जो है आपका ये करंट है, R जो है ये रेजिस्टेंस है, और T जो है ये टाइम होता है। और इसकी यूनिट भी जूल्स होगी क्योंकि ये हीट है और हीट एक टाइप की एनर्जी होती है। इसके बाद देखिए, अगर आप रजिस्टेंसेस को, प्रतिरोधों को हम सीरीज़ में लगा देते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है। जितने भी रजिस्टेंस सीरीज़ में उन सबको हम ऐड कर देंगे, डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा RS = R1 + R2 + R3। ऐसे ही अगर समांतर क्रम में आपने जोड़ रखा है तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, देख सकते हैं आप लोग। ये रेसिप्रोकल करके सबको ऐड किया जाता है। मान लीजिए दो रजिस्टेंस आपको समांतर क्रम में दे रखे हैं, तो उसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा डायरेक्ट। अब इसके बाद जो आंसर यहाँ से आएगा, यहाँ से जो आंसर आएगा उसको आपको उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तब सही उत्तर मिलेगा। लेकिन इस फॉर्मूले से दो रजिस्टेंस के लिए डायरेक्ट आंसर आ जाता है, जो कि R1 R2 / R1 + R2। तो ये फॉर्मूला लगाइए, आपको R टोटल या R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ऐसे ही अगर दो रजिस्टेंस हो या कितने भी रजिस्टेंस हो, n नंबर ऑफ रजिस्टेंस हो, जैसे सपोज करिए ये ऐसे 1 2 3 और ऐसे n नंबर ऑफ रजिस्टेंस, मतलब ढेर सारे रजिस्टेंसेस को हमने क्या कर रखा है, ऐसे हमने लगा दिया है पैरेलल में, और सबकी वैल्यू 1 है। मान लो सबकी वैल्यू R है, सारे R ओम के रजिस्टेंसेस हैं। उस केस में अगर मुझे यहाँ से टोटल रजिस्टेंस निकालना हो R इक्विवेलेंट, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा आपका R / N,
जहाँ आर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इसकी वैल्यू मान लो अगर 4 ओम दे रखा है सभी जगह, तो यहाँ ऊपर 4 रखेंगे और जितने ही स्ट्रिंग है, जितने ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जल्दी इससे आंसर आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जिसके फॉर्मूले हम देखने वाले हैं वो है साउंड, ध्वनि। इसके अंदर देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। ये होता है वेलोसिटी इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, मतलब वेव लेंथ। तो ये जो लेमडा है ये वेव लेंथ होता है और जो एफ है ये फ्रीक्वेंसी होता है। तो मतलब वेव लेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी आपका वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड में ही आएगा। स्पीड एक टाइप से हम बोल सकते हैं साउंड की होती है। इसके अलावा टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो टाइम पीरियड होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ लिखा है t = 1/f। ऐसे ही अगर आपको f लिखना हो तो f जो है ये हो जाएगा 1/t टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की यूनिट भी सेकेंड ही रहेगी। अगर यहाँ पर सोनार या उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, या एको के लिए एक फॉर्मूला आता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एको, तो एको के लिए प्रतिध्वनि आप समझ सकते हैं, वो जो फॉर्मूला आएगा एको के लिए, उसके क्या होता है कि स्पीड या वेलोसिटी जो है उसके अंदर वो 2D/t होता है, उसमें डबल स्पीड कवर करता है। और ये मिनिमम एको के लिए मिनिमम डिस्टेंस जो है 17.2 मीटर होनी चाहिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सोर्स के बीच में। इसके अलावा सोनार के लिए भी सेम चीज़ रहेगा, क्योंकि सोनार में एक बार लाइट आपका साउंड वेव आता है फिर दोबारा वापस जाता है, तो उसके अंदर भी सेम फार्मूला आप यूज़ करेंगे। वहाँ पर भी जो डिस्टेंस है ये डबल हो जाती है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। और इस टाइप से हमने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आपको ये PDF चाहिए तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।